हेलो मित्रों, स्वागत आपका है ऑनलाइन यूट्यूब चैनल अवध कोचिंग क्लासेस पर। जैसा आपको पता है कि एसएससी जीडी का एग्ज़ाम आने वाला है और 4 फरवरी से स्टार्ट ही है। तो जितने भी हमने पीवाईक्यू हमने किए हैं उनमें से एक पार्ट आपका राज्य व्यवस्था भी है, पॉलिटी साइंस भी है। तो उसका आज हम लोग छठा भाग देखने चल रहे हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चन आपके आए थे। ठीक है। और आपने पीछे की वीडियो अगर आपने नहीं देखे तो वो आपके देखना ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है। देन आप इस पार्ट को आप देखें। ठीक है। तो पहले 5 वीडियो हैं, उनको पूरी तरीके से अच्छे तरीके से देख लें, एनालिसिस कर लें, फिर इस वीडियो को आप देखें। चलिए देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है भाई इस भाग में। तो इसमें पहला क्वेश्चन है कि भारत के संविधान का संविधान सभा का चुनाव डैश डैश में हुआ था। यानी आपने देखा था कि जब संविधान सभा जब बनाई गई थी, जब आपने देखा कि खासकर मैं बात करूं तो जो कैबिनेट मिशन भारत में आया था मार्च 1946 में। तो कैबिनेट मिशन की अनुशंसा पर ही भारत में क्या हुआ था कि संविधान सभा का गठन हुआ था। उसका जब गठन हुआ तो फिर उस संविधान सभा में कौन कौन से लोग जाएंगे, ठीक है, कितनी आबादी पे कितने लोग पहुंचेंगे, ठीक है ना। तो उसका फिर चुनाव भी हुआ था। तो यही पूछ रहा है कि संविधान सभा में जो चुनाव हुआ था वो किस वर्ष हुआ था, कब हुआ था। तो उसके लिए सही आंसर जो आपका है वो है कौन सा, 1 जुलाई 1946। यानी कि 1 जुलाई 1946 को संविधान सभा के लिए क्या कराए गए थे, चुनाव कराए गए थे। ठीक है, चुनाव कराए गए थे। अगला देखिए कि भारत की संविधान सभा की स्थापना किस वर्ष हुई। अब कह रहा है कि भारत की संविधान सभा की स्थापना किस वर्ष हुई। तो ये देखा जाएगा तो वर्ष कौन सा है, वर्ष है कौन सा, 1946। अच्छा, अब देखेंगे कि संविधान सभा की स्थापना, ठीक है, संविधान सभा की स्थापना, ठीक है ना। तो मार्च 1946 में भारत आए कैबिनेट मिशन की सिफारिश पे हुआ था। ये भी एक अच्छा सवाल बनता है कि कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर ही क्या हुआ था, संविधान सभा का गठन हुआ था। ठीक है। बाकी इस कैबिनेट मिशन में आपने देखा कि इसमें कुल मिला के भाई 3 सदस्य थे। कितने सदस्य थे, 3 सदस्य थे। ठीक है। जिसमें से पैथिक लॉरेंस इसके क्या थे, अध्यक्ष थे, है नहीं, पैथिक लॉरेंस क्या थे, इसके अध्यक्ष थे। ठीक है। स्टेफर्ड क्रिप्स और दूसरे कौन थे, एवी अलेक्जेंडर। तो 3 लोग थे इसमें। ठीक। चलिए अगला देखिएगा, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 163 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। 4 ऑप्शन आपके हैं। किसी राज्य की सरकार के कामकाज का संचालन, राज्यों में विधानमंडलों का गठन, राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद, या राज्य के महाअधिवक्ता। देखिए जो आर्टिकल आपका 163 है ये कहता है कि भाई राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए राज्य में क्या होना चाहिए, एक मंत्री परिषद होना चाहिए, एक मंत्री परिषद होना चाहिए। ये आर्टिकल 163 में कहा गया। ठीक है, ध्यान रखिए। हालांकि राज्य के महाधिवक्ता की बात करें तो इसके लिए जो आपका आर्टिकल है, आर्टिकल ये आपका है कौन सा, 165। कौन सा है, 165। ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार भारत सरकार के कितने अंग हैं, 2, 3, 4 या 5। तो भारत सरकार के कितने भाई, 3 ही तो अंग हैं। कितने अंग हैं, 3 अंग हैं। 3 अंग कौन कौन से आपने पढ़ा भी है। एक है व्यवस्थापिका, व्यवस्थापिका, फिर आपका कार्यपालिका, कार्यपालिका, और है आपका न्यायपालिका। ठीक है, न्यायपालिका। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान में उल्लेखित राज्य नीति निदेशक सिद्धांत नहीं है। यानी कह रहा है कि जो आपका भाग 4 जो है, जो उसमें राज्य के नीति निदेशक तत्व दिए हैं उनमें से कौन सा एक नहीं है। पहला ऑप्शन है कृषि एवं पशुपालन का गठन, ये तो है ही है अनुच्छेद 48 में। नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता, ये अनुच्छेद 44 में ही है। विधायिका को कार्यपालिका से अलग करना, है नहीं, और अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा को बढ़ावा देना।
राज्य के निश्चित तत्वों में शामिल नहीं है। तो ये तो 48 में है, ठीक है। और ये अनुच्छेद आपका 51 में है, विधायिका को कार्यपालिका से अलग करना। क्या इसमें ये सही होगा? तो इसमें आपका यही दे रखा हुआ है कि विधायिका को कार्यपालिका से अलग करना। हाँ देखो, यहाँ पे ये सवाल होना चाहिए कि कार्यपालिका को न्यायपालिका से अलग करना, ठीक है। हाँ ये चीज का ये गलत है, ठीक है। तो यहाँ पे विधायिका को कार्यपालिका से अलग नहीं करना है, ठीक है। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, जो कार्यपालिका है उसको न्यायपालिका से अलग करना है, तो ये यहाँ पे होना चाहिए था। बाकी ये तो बात 48 में लिखी हुई है अनुच्छेद, ये 44 में लिखी हुई है, ठीक है। बाकी ये अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना, ये अनुच्छेद 51 में लिखा हुआ है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे बात करें कि कार्यपालिका को न्यायपालिका से अलग, ये लिखा गया है कि कार्यपालिका को न्यायपालिका से पृथक ये आर्टिकल 50 में है, ठीक है। हालांकि है तो, लेकिन यहाँ पे विधायिका और कार्यपालिका दे दिया, लेकिन नहीं, यहाँ पे कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच में दिखाया गया है, ठीक है। इसलिए ऑप्शन आपका ये वाला गलत है। भारतीय संविधान की निम्नलिखित में से किस अनुसूची में समवर्ती सूची दी गई है? अब देखा समवर्ती सूची, ठीक है ना। ऐसी 3 सूचियां हैं, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, ऐसी 3 सूचियां हैं। और ये किस अनुसूची में है? तो ये अनुसूची आपकी मिलेगी कौन सी? 7वीं अनुसूची। तो 7वीं अनुसूची में ध्यान रखेंगे कितनी, तो इसमें है 3 क्या है, सूचियां हैं। 3 सूचियां हैं, ठीक है। कौन कौन सी हैं? एक है आपकी संघ सूची, जिसपे संघ यानी कि केंद्र कानून बना सकता है, ऐसे इसमें विषय दे रखे हैं, जैसे बैंकिंग हो गया, रेलवे हो गया, है नी, ये सब। उसके अलावा एक है आपका राज्य सूची, जिसपे राज्य सरकार कानून बना सकती है, जैसे जन स्वास्थ्य हो गया, स्वच्छता हो गया, है नी, औषधालय हो गया, ठीक है, ये सारे। एक है संवर्ती सूची। तो ये जो संवर्ती सूची है, इस पे दोनों कानून बना सकते हैं, केंद्र भी और राज्य भी। जैसे कुछ ऐसे विषय हैं, जैसे परिवार नियोजन की हम बात कर लें, जैसे वन की बात कर लें, शिक्षा की बात कर लें, ये सब कैसी है? ये संवर्ती सूची है। और संवर्ती सूची का कॉन्सेप्ट हमने लिया है कहाँ से? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया से प्रेरित है, ठीक है। बाकी ये संघ सूची, राज्य सूची, तो ये भारत शासन अधिनियम 1935 से ही चली आ रही है, ठीक है। बाकी ये संवर्ती सूची जो है, ये ऑस्ट्रेलिया से प्रेरित है, ठीक है ना। ऑस्ट्रेलिया से क्या है? प्रेरित है, यानी ऑस्ट्रेलिया के संविधान से हमने अपनाया है संवर्ती सूची को, ठीक है, संवर्ती सूची को अपनाया है। तो सूचियां जो है वो किस अनुसूची में है? 7वीं में है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 39A निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? जीवन का अधिकार, पंचायती राज, स्वतंत्रता का अधिकार, या निःशुल्क कानूनी सहायता। ये अब डीपीएसपी में ये बात लिखी गई है, ठीक है। इसमें यह बताया गया है कि कोई भी व्यक्ति होगा, अगर उसको कानूनी सहायता चाहिए तो निःशुल्क मिल सकता है, क्योंकि जो हमारे सरकारी वकील होते हैं, तो सरकारी वकील जो होते हैं उनसे हम लोग क्या निःशुल्क कानूनी सहायता ले सकते हैं, ठीक है, ले सकते हैं। ये संविधान का कौन सा कहता है? आर्टिकल 39A कहता है, ठीक है ना। 39A कहता है कि निःशुल्क कानूनी सहायता। भारत के वित्त आयोग में एक अध्यक्ष और डायजेस्ट होते हैं, 6 सदस्य, 3 सदस्य, 10 सदस्य, 4 सदस्य। तो यहाँ पे होते हैं कितने? 4 सदस्य, ठीक है ना। यानी एक तो क्या होगा? एक तो अध्यक्ष होगा, है नहीं, और क्या है कि 4 सदस्य होंगे। जैसे मैं वर्तमान की बात करूं, 2025 की मैं बात कर रहा हूं, तो ये 2025 में कह सकते हैं कि इस समय कौन सा चल रहा है? इस समय चल रहा है 15वां वित्त आयोग चल रहा है। ये चल रहा है ना, 15वां वित्त आयोग चल रहा है। हालांकि इसकी समाप्ति जो होगी वो अक्टूबर 2025 में होगी, है नहीं। तो अभी 15वां वित्त आयोग है, तो इस 15वें वित्त आयोग के भाई वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो इसके वर्तमान में अध्यक्ष है कौन? नंद किशोर सिंह, नंद
किशोर सिंह यानी एन के सिंह, नंद किशोर सिंह। ठीक है, तो ये वर्तमान में क्या है, इसके अध्यक्ष। तो 4 सदस्य होते हैं और एक अध्यक्ष होगा इसमें, क्योंकि ये संवैधानिक निकाय है। क्योंकि वित्त आयोग क्या है, एक संवैधानिक क्या है, आयोग है। इसकी स्थापना कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा, है नहीं। क्योंकि ये आर्टिकल आप देखेंगे तो आर्टिकल मिलेगा 324 से लेकर, सॉरी ये है 280। ठीक है, ये केंद्रीय वित्त आयोग की बात करते हैं तो 280 में बताया गया है। अगला देखिए, अगला आपका है भारत का चुनाव आयोग एक है, क्या है, संवैधानिक निकाय, कार्यपालिका निकाय, सांविधिक निकाय या न्यायिक निकाय। देखिए जो हमारा भारतीय यानी केंद्रीय चुनाव आयोग है, ये एक संवैधानिक निकाय है। संवैधानिक निकाय का मतलब बस इतना ही होता है कि जिसका उल्लेख संविधान में किसी न किसी अनुच्छेद में किया गया हो। हालांकि इसका किया भी गया है, जो आपका कह सकते हैं भाग 15 है, और जो अनुच्छेद आपका 324 से लेकर 329 तक है। तो ये एक क्या है, संवैधानिक निकाय है। कौन, चुनाव आयोग, केंद्रीय चुनाव आयोग। चाहे केंद्रीय चुनाव आयोग हो, ठीक है, और चाहे वो राज्य का चुनाव आयोग हो, ये दोनों एक संवैधानिक निकाय है। 10वां देखिएगा, आत्म दोषारोपण के विरुद्ध मौलिक अधिकार यह सुनिश्चित करता है कि, क्या सुनिश्चित करता है कि किसी भी व्यक्ति को न्यायालय में साक्ष्य देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। किसी व्यक्ति को अपने विरुद्ध गवाह बनने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। किसी व्यक्ति को अपराध स्वीकार करने के लिए बाध्य स्वीकार नहीं किया जा सकता है। किसी भी व्यक्ति को किसी दूसरे के खिलाफ गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। तो देखिए उसमें लिखा है ना आत्म दोषारोपण, तो इसमें ये लिखा गया है कि भैया तुम खुद अपने आप को दोष नहीं दे सकते हो, ठीक है ना। यानी कि किसी भी व्यक्ति को अपने विरुद्ध गवाह बनने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा, ठीक है ना। तो यही वाला ऑप्शन क्या है, यही वाला ऑप्शन भाई सही है, ठीक है ना। ये वाला ऑप्शन क्या है, सही है। क्योंकि आपने पढ़ा है जो आपका आर्टिकल आपका मिलेगा कौन सा, आर्टिकल कौन सा है, आर्टिकल 122 है। ये क्या है, गिरफ्तारी के संबंध में, ठीक है, गिरफ्तारी के संबंध में ये संरक्षण बताता है, ठीक है, गिरफ्तारी के संबंध में ये संरक्षण बताता है। एक आर्टिकल 20 है, दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण। आर्टिकल कौन सा है, आर्टिकल 20 है, जो बताता है दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण, उसी के अधीन ये वाली बात आती है 20 के तहत। अगला देखिए, केवल डैश वर्ष से अधिक की आयु के भारतीय नागरिक ही किसी राज्य के राज्यपाल के पद पर नियुक्ति के लिए पात्र होंगे। तो राज्यपाल के लिए एज कितनी होती है, 28, 40, 25 या 35। तो भाई अगर आपकी उम्र क्या हो गई हो, 35 वर्ष हो गई हो, और आप भारत के नागरिक हो, उसके अलावा आप कोई लाभ का पद धारण नहीं करते हो, उसके अतिरिक्त लोग जो राज्यों की विधानसभाओं की अगर हम लोग बात कर ले, यहाँ पे चुने जाने के योग्य आप हों, ठीक है। तो इसके लिए इतनी योग्यता होनी चाहिए, किसके लिए, राज्यपाल के लिए, ठीक है। अच्छा, राज्यपाल की अगर हम लोग बात करते हैं तो राज्यपाल का वेतन तो वैसे 3.5 लाख रुपए प्रति मंथ है, लेकिन राज्यपालों से अगर हम बात करते हैं तो एक पूछा गया सवालों में एक है कि भारत की प्रथम महिला राज्यपाल, अगर ये पूछा जाए तो बताना है, वो कौन है, सरोजिनी नायडू, सरोजिनी नायडू। और भी कहाँ की, तो यूपी की। हालांकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष भी रह चुकी हैं कानपुर अधिवेशन वाले में, ठीक है, जो 1925 में हुआ था। आगे देखिए, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता को समाप्त करता है और किसी भी रूप में इसके व्यवहार को निषिद्ध करता है। तो अस्पृश्यता का अंत, ठीक है, किस आर्टिकल में, अस्पृश्यता का अंत है आर्टिकल नंबर या 17 में। 14 में क्या है, 14 में है विधि के समक्ष, विधि के समक्ष क्या है, समता। ये इसमें ये कहा गया है। बाकी आर्टिकल 15 में हम देख, इसमें कहा गया है कि जो जाति है नहीं, या कह सकते हैं रंग है, ठीक है, उसके अलावा नस्ल है, नस्ल है,
आदि के कारण भेदभाव का प्रतिषेध, चाहे वो राज्य हो चाहे कोई व्यक्ति हो। ठीक है, ये बात बोली गई। बाकी आर्टिकल 16 में इसमें बोला गया है अवसर की समानता, अवसर की समानता, समानता, ये इसमें बोला गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि डैश डैश भगोड़े आर्थिक अपराधियों को भारतीय अदालतों के क्षेत्र अधिकार क्षेत्र से बाहर रहकर भारत में कानून की प्रक्रिया से बचने से रोकने के लिए उपाय प्रदान करता है। आर्थिक अपराधी अधिनियम 2018, भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम 2018, भगोड़ा अपराधी अधिनियम 2015, विदेशी आर्थिक अपराधी अधिनियम 2018। इसके लिए सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम 2018 ये पास किया गया था। ठीक है, आपने देखा था उस समय बहुत सारे उद्योगपति हुआ करते थे, वो क्या करते थे, भारत से लोन लेते थे और वो भारत से बाहर भाग जाते थे बिना ऋण चुकाए हुए, तो इसलिए इसके लिए बनाया गया था। 14 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य है। अच्छा कह रहा है। ठीक है, तो देखो यानी कि 3 तो नहीं होंगे, एक होगा। लिखा हुआ कि पुरुषों की गरिमा के लिए अपमानजनक प्रथाओं को त्याग करना, किसी प्रशासनिक अधिकारी की गरिमा के लिए अपमानजनक प्रथाओं का त्याग करना, अधिवक्ताओं की गरिमा के लिए अपमानजनक प्रथाओं करना, ऐसी प्रथाओं का त्याग करना जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो। ठीक है, तो इसमें से कह रहा है तो फिर ये हमने पढ़ा है कि भाई ऐसी प्रथाओं को आप त्याग कर दो, ऐसी प्रथाओं को तुम तोड़ दो, उसे हटा दो जो स्त्रियों के सम्मान के क्या हो, विरुद्ध हो, है नहीं, जो क्या हो, स्त्रियों के सम्मान के क्या हो, विरुद्ध हो। ठीक है ना, ये ध्यान रखना। पुरुषों का हो सकता है नहीं, पुरुषों की गरिमा के लिए अपमानजनक प्रथाओं का त्याग करना, हालांकि ये नहीं है, ये है। ठीक है, ध्यान रखना महिलाओं के संदर्भ में। पहली निर्वाचित संसद निम्नलिखित में से किस वर्ष में अस्तित्व में आई थी। 1950, 1949, 1952, 1955। यहाँ पे देखिए 1900 जो आपका ये है, इसको आप कर लेना थोड़ा सही। ठीक है, इसको आप कर लो 1952। ठीक है, 1952। ठीक है, तो बताओ जरा क्या होगा इसके लिए सही आंसर। इसके लिए सही आंसर क्या है, तो 1950, 1949, 1952, 1955। यानी कि पहली निर्वाचित संसद, यानी कि पहली बार जो निर्वाचित संसद है ये अस्तित्व में कब आई, तो हमको पता था कि पहला आम चुनाव ही 1951-52 में हुआ था, तो फिर आएगा कौन, तो फिर 1952 में पहली बार क्या हुआ था, संसद निर्वाचित होकर आई थी, या उसकी बैठक हम लोग मानते हैं, क्योंकि लोकसभा का जो प्रथम सत्र चला था वो आप देखेंगे कहीं ना कहीं अप्रैल 1952 से लेकर उधर अप्रैल 1957 तक चला था, है नहीं, कौन सा, लोकसभा का प्रथम सत्र। भारतीय संविधान के अंतर्गत तो उच्चतम न्यायालय निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकारों के प्रवर्तन के लिए जारी कर सकता है। हाँ, ये अच्छा सवाल देखो देखा कि उच्चतम न्यायालय जो आपका सुप्रीम कोर्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसा चीज है जो मूल अधिकारों के परिवर्तन के लिए जारी कर सकता है। अगर मूल अधिकार आपका हनन हो रहा है तो उसको जारी करने के लिए, उसे लागू कराने के लिए सर्वोच्च न्यायालय उसको लागू कर सकता है। तो कौन सा है, रिट, अधिसूचना, हुक्मनामा या अध्यादेश। तो उसके लिए सही आंसर क्या है, सर्वोच्च न्यायालय तो क्या जारी करेगा, रिट ही तो जारी करेगा। आर्टिकल किसके तहत, तो ये रिट होगा, ये 5 प्रकार के रिट, 5 प्रकार के जारी करता है कौन, सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, किस अनुच्छेद के तहत, तो वो है आपका अनुच्छेद है आपका 32 के तहत। ठीक है, जबकि ध्यान दीजिएगा, जबकि हाई कोर्ट यानी उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट अनुच्छेद 226 के तहत तहत भी 5
प्रकार की रिटें जारी करता है, जारी करता है। लेकिन आपको ध्यान रखिएगा कि जैसे हमने ये चीज पढ़ी है कि जो अगर शक्तियों की हम लोग बात करते हैं तो सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति ज्यादा होगी किसके कंपैरिजन में, हाई कोर्ट के कंपैरिजन में, ठीक है। लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट से भी ज्यादा शक्ति प्राप्त है हाई कोर्ट को, किस मामले में, रिट के मामले में, ठीक है। रिट के मामले में ये सर्वोच्च न्यायालय 5 प्रकार की रिट जारी करता है, लेकिन जो हाई कोर्ट है 5 प्रकार की रिट के अलावा भी अन्य रिट जारी वो कर सकता है, ठीक है। तो रिट के मामले में हाई कोर्ट ज्यादा शक्तिशाली है सुप्रीम कोर्ट की अपेक्षा। आगे देखिएगा, राज्य में संवैधानिक आपातकाल लगाने की अनुशंसा करने की शक्ति किसके पास है। अगर राज्य में क्या लगाना हो, आपातकाल लगाना हो, तो ये कौन अनुशंसा करेगा कि भाई जो संवैधानिक तरीके से इस राज्य की जो प्रशासन है वो नहीं चल पा रहा है, ठीक है। तो ये कौन करेगा, ये करेगा भाई कौन, उस राज्य के राज्यपाल, ठीक है। उस राज्य के राज्यपाल अगर ये अनुशंसा करे राष्ट्रपति से कि भाई इस राज्य में जो मुख्यमंत्री हैं वो संविधान के हिसाब से ये राज्य नहीं चला पा रहे हैं, तो फिर वहां पर राष्ट्रपति शासन लग सकता है, ठीक है ना। ये कह रहा है कि किसके अनुशंसा पे, तो उस राज्य के राज्यपाल के अनुशंसा पर लगाया जा सकता है। और राष्ट्रपति शासन की हम लोग बात करते हैं तो हमने पढ़ा ही होगा कि आर्टिकल जो 356 है इसमें ही तो कहा गया है, क्या कहा गया, राष्ट्रपति शासन यानी कि प्रेसिडेंस रूल, राष्ट्रपति शासन, ठीक है, राष्ट्रपति शासन। चलिए अगला देखिए, भारत में सरकार का एक संसदीय स्वरूप है जो डैश डैश के संविधान में आहरित एक विशेषता है। यानी कि जो भारत में जो संसदीय स्वरूप है ये किस देश के संविधान से हमने उसको अपनाया है, ब्रिटेन, दक्षिण अफ्रीका, संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया। तो ये तो हमने ब्रिटेन से अपनाया, कहाँ से अपनाया है, ब्रिटेन से अपनाया है संसदीय स्वरूप, ठीक है। संसदीय स्वरूप कहाँ से अपनाया है, ब्रिटेन से अपनाया है। आपने देखा कुछ ना कुछ हमने किसी न किसी देश से लिया ही है, तब जाके हमारा संविधान इतना बेहतर बन पाया है या इतना बड़ा है। भारत में कानून बनाने के क्षेत्र में कोई विधेयक तब तक अधिनियम नहीं बन जाता जब तक कि उससे डैश डैश की सहमति प्राप्त नहीं हो जाती है, महान्यायवादी, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति या राष्ट्रपति। देखो जब राष्ट्रपति साइन कर देगा विधेयक पर तो अब वो विधेयक नहीं बनेगा, क्या बन जाएगा, अधिनियम बन जाएगा, यानी कि वो एक्ट बन जाएगा, ठीक है। तो राष्ट्रपति के साइन कर देने के उपरांत, ठीक है। महान्यायवादी आपने पढ़ा है किस आर्टिकल में है, आर्टिकल 76 में है। केंद्र सरकार का ये क्या है, सबसे बड़ा कानून या विधि अधिकारी होता है। प्रधानमंत्री की बात करें तो प्रधानमंत्री कौन होगा, जो लोकसभा में बहुमत दल का नेता होगा वही क्या होगा, वही प्रधानमंत्री होगा, वही क्या होगा, वही प्रधानमंत्री होगा, ठीक है। उपराष्ट्रपति आप देखेंगे आर्टिकल जो 63 पढ़ते हो, आर्टिकल 63, तो आर्टिकल 63 में बताया गया है कि भारत में एक क्या होगा, उपराष्ट्रपति होगा। और उपराष्ट्रपति का पद हमने अमेरिका के संविधान से अपनाया है, ठीक है ना। यानी अमेरिका में उपराष्ट्रपति जिस तरीके से होते हैं वैसे हमारे भारत में भी एक उपराष्ट्रपति होते हैं। बाकी राष्ट्रपति की बात करेंगे तो राष्ट्रपति के बारे में हमने देखा किसका उल्लेख तो 52 में किया ही गया है नहीं, 52 में किया गया है। प्रधानमंत्री का उल्लेख कर देखा जाए तो आर्टिकल इसका इनके लिए शायद 74 या 75 है, ठीक है। फिर देखिए आज का लास्ट सवाल हमारा देखो क्या है कि एक अधिनियम जो बच्चों को यौन हमले, यौन उत्पीड़न और अश्लील साहित्य के आधारों से बचाने के लिए और विशेष न्यायालयों की स्थापना के लिए योजना करता है, डैश डैश पॉक्सो के रूप में संदर्भित किया गया है। यानी एक पॉक्सो एक्ट आया था, ये आया था 2012 में आया। वैसे इसका पूरा फुल फॉर्म जो होता है उसे हम लोग कहते हैं पॉक्सो का मतलब होगा द प्रोटेक्शन, ठीक है, द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रेन सेक्सुअल ऑफेंस, ठीक है, ऑफेंस, ये क्या है इसका पूरा नाम है। तो ये 2012 में आया था, ठीक है ना, ये कब आया था, 2012 में आया था, लेकिन 12 में तो कई दिख रहे हैं। तो इसमें देखो लैंगिक अपराधों, हाँ लैंगिक अपराधों से बालकों को का संरक्षण 2012, हाँ ये सही है, ये वाला सही है। अब इस जो ये अधिनियम है ना, ध्यान रखिएगा, इस अधिनियम में क्या होता है कि 18 वर्ष से कम
बालकों पर ये लागू होगा, और ये लागू होगा। इसकी एज है। पॉक्सो का अगर फुल फॉर्म देखेंगे तो कहेंगे इसका फुल फॉर्म क्या है, द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन सेक्सुअल ऑफेंस, ये इसका क्या होता है, फुल फॉर्म होता है। ठीक है, ये फुल फॉर्म होगा ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम, यहाँ पे लिख सकते हैं फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस, फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखेंगे, ये 2012 में आया था। ठीक है, कभी कभी आ जाता है, नॉर्मली पूछ लेता है कि पॉक्सो एक्ट कब आया, पॉक्सो एक्ट कब आया, 2012 में आएगा, एक सिंपल एक सवाल पूछ लेता है। ठीक है, तो ये हमारे आज के क्या थे, 20 क्वेश्चन थे। आई होप आपको चीज़ों को ये समझ में आया होगा, है नहीं। तो चलते मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ठीक है, ऐसे आप वीडियो देखते रहिए और अपना बेहतर बनाते रहिए।